हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो नेक्स्ट जो हमारा आपका टॉपिक है इंडियन नेशनल पार्क्स ऑफ द चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का हम ये नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने मैप्स देखे थे, नेशनल पार्क्स कहाँ पर हैं और आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहाँ पर हैं, ये सारी चीजें हमने स्टडी करी थी मैप में। अब हम कुछ नेशनल पार्क, जो कुछ फेमस हमारे नेशनल पार्क हैं, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके, सो नेशनल पार्क, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज नेशनल पार्क? इज एन एरिया सेट असाइड बाय अ नेशनल गवर्नमेंट फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। ओके, सो वो एरिया होता है बेसिकली जो गवर्नमेंट जिसको सेट करती है प्रिजर्वेशन के लिए, और वहां पर जो एनिमल्स हैं वो नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ जो है रहते हैं। मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में अगर कोई स्पेशल स्पीशीज पाई जाती है तो वहां पर किसी तरीके के कोई चेंजेस नहीं होते हैं, फेंसेस वगैरह बस थोड़ा सा लगा दिया जाता है, और उस एरिया के अंदर कोई भी ह्यूमन इंटरैक्शन या ह्यूमन इंटरफेरेंस जो है वो नहीं होता है। ठीक है, सो ये होता है आपका नेशनल पार्क। ठीक है, तो हम कुछ फेमस नेशनल पार्क जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। तो ये हमारे नेशनल पार्क हैं जो फेमस हमारा उत्तराखंड में है, जैसे आप लोगों को पता ही है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, सुंदरबन नेशनल पार्क जो कि वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, फिर बांधवगढ़ नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, काजीरंगा नेशनल पार्क है, एंड रणथंभौर नेशनल पार्क इन राजस्थान। ठीक है, तो ये हमारे सारे नेशनल पार्क हैं। तो इतना कोई बहुत ज्यादा ऐसा डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है कि जिसको समझने में बहुत टाइम लगेगा। ये सब आप हमारे नेशनल पार्क्स जो है ये यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट हम आते हैं अपना जो हमारा नेक्स्ट नेशनल पार्क के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है हमारा, अच्छा, ये जो नेशनल पार्क है ये फेमस है, बेसिकली ज्यादातर यही नेशनल पार्क जो है आपके पूछे जाते हैं, तो आप इनको स्टडी कर लीजिएगा। सुंदरबन नेशनल पार्क आप ऐसे याद रख सकते हो क्योंकि सुंदरबन डेल्टा जो है हमारा वेस्ट बंगाल में जो है, वेस्ट बंगाल से आगे जब गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है बे ऑफ बंगाल में मीट करने वाली होती है, तब वहां पर सुंदरबन डेल्टा बनता है। आपको सुंदरी ट्रीज हैं, तो उससे आप सुंदरबन नेशनल पार्क को आप लर्न रख सकते हो। ठीक है, दूसरा है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में है, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क, क्योंकि काजीरंगा नेशनल पार्क बेसिकली फेमस है आपका वन हॉर्न राइनो के लिए। ठीक है, तो वन हॉर्न राइनो जो है आपके असम में ही पाए जाते हैं, वो काजीरंगा नेशनल पार्क में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो काजीरंगा असम। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा निमोनिक्स जो है, जैसे मैंने आपको ट्रिक्स बताई हैं, वो कुछ आप जो है ऐड करके उसके साथ एडजस्ट करके निमोनिक टर्म्स को उसके साथ आप ये लर्न कर सकते हो नेशनल पार्क। ठीक है, उत्तराखंड का जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है काफी फेमस है, यहाँ बरेली में, यूपी में, इंडिया में, और जो बाहर के जो बच्चे जो भी स्टडी कर रहे हैं या जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो ये बेसिकली इंडिया के नेशनल पार्क्स के बारे में है। ठीक है, क्योंकि हम वी आर लिविंग इन इंडिया, तो हम इंडिया के बारे में पहले स्टडी करते हैं। ओके, सो रणथंभौर नेशनल पार्क, रणथंभौर तो राजस्थान। ठीक है, रणथंभौर से राजस्थान, आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है मैप्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे मैप्स दिए हुए हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से आपके वो है। थोड़ा सा ब्लर हो गया ये मैप। ठीक है, यहाँ आपकी सतपुड़ा रेंज है, यहाँ आपकी सतपुड़ा रेंज है, ये मध्य प्रदेश है। ठीक है, सो इस तरीके से इन्होंने ये देखिए कि यहाँ पर है आपका कान्हा नेशनल पार्क है ये। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा ब्लर है इसलिए थोड़ा दिक्कत होगा, बट ये नेशनल पार्क का आपका मैप हमने यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। संजय गांधी नेशनल पार्क है, लिटिल रन ऑफ कच्छ ये है आपका। ठीक है, अगर हम इधर नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हैं तो ये रहा हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क। ओके, उसके अलावा है हमारे ये किटबुट लम्पो जो कि आपके मिजोरम में है। ठीक है, तो ये रहा आपका सुंदरबन नेशनल पार्क। नेशनल पार्क को हमने ये ग्रीन ट्री से जो है हमने इसको यहाँ पर शो किया हुआ है। ठीक है, ताकि अच्छे से आपको ये दिख सके। ओके, फाइन, ये हमारे नेशनल पार्क्स हो गए। इंद्रावती नेशनल पार्क ये है, कंकार वैली नेशनल पार्क ये है आपका। ओके, सो ऐसे बहुत सारे नेशनल पार्क हैं आपके। ठीक है, बांदीपुर नेशनल पार्क हो गया, ये साइलेंट वैली। ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क हो गया, नागरहोल नेशनल पार्क हो गया, दांदेली हो गया, मोलन हो गया। ठीक है, सो ये सारे आपके नेशनल पार्क्स हैं। आप स्टेट्स के साथ इन नेशनल पार्क्स को आप याद कर सकते हो। ठीक है, ये आ गया आपका रणथंभौर नेशनल पार्क, ये हो गया आपका शिवपुरी, ये हो गया पन्ना नेशनल पार्क, ये हो गया आपका बांधवगढ़ नेशनल पार्क। ठीक है, वन विहार भोपाल जू, यहाँ पर भी नेशनल पार्क है लेकिन इसका नाम जू के उससे जो है रखा गया है। ये आ गया आपका दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, ये हो गया आपका कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट। ठीक है,
फिर आगे आपका यहाँ पे राजाजी नेशनल पार्क बहुत फेमस है, नंदा देवी, ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर्स कश्मीर पहुंच जाते हैं हम, ये नेशनल पार्क है। उसके बाद ग्रेट हिमालय यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर भी एक नेशनल पार्क है आपका, ओके। फिर न्यू दिल्ली से अगर हम जैसे यहाँ पे आते हैं तो सरिस्का नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये कुछ आपके बहुत फेमस नेशनल पार्क्स हैं, तो इनको आप अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, और विद मैप के साथ ही आपको स्टडी करना है, विदाउट मैप जो है या आप लर्न नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन फॉरेस्ट, हम देखेंगे। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट में कि फॉरेस्ट हमारे किस तरीके से ऑल ओवर इंडिया जो है डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ठीक है। सो इन इंडिया फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर मैनेज बाय गवर्नमेंट थ्रू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने एक स्पेशल डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जो कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ नेचुरल रिसोर्सेज को ही टेक केयर करती है, ठीक है। सम ऑफिसर्स आर अपॉइंटेड ऑन दैट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, कुछ ऑफिसर्स जो है अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। तो वो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं वो सारी चीजों को, फॉरेस्ट की सारी चीजों को टेक केयर करते हैं। मैंने यहाँ पे जूम कर दिया, आप यहाँ देख सकते हो। सो इन इंडिया फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर मैनेज बाय गवर्नमेंट थ्रू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। सो द फॉरेस्ट आर क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग कैटेगरी, कुछ फॉलोइंग कैटेगरी है, उसके अकॉर्डिंग जो है फॉरेस्ट जो है क्लासिफाइड है हमारे। रिजर्व फॉरेस्ट, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट हैज बीन डिक्लेयर एज द रिजर्व्ड फॉरेस्ट, मतलब आधे से ज्यादा, मतलब टोटल जितने फॉरेस्ट है हमारी कंट्री में, उन फॉरेस्ट में से मोर देन द हाफ ऑफ द टोटल, सो हाफ से ज्यादा जो है फॉरेस्ट वो एज अ रिजर्व्ड फॉरेस्ट जो है वो बताए गए हैं, ठीक है, कि ये फॉरेस्ट जो है हमारे रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं, ओके। एंड दे आर रिगार्डेड एज अ मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेज, और वो फॉरेस्ट जो है हमारे मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट से हमें एक वुड ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारी चीजें फॉरेस्ट से हमें प्रोवाइडेड हैं, लाइक यू कैन से टिम्बर, ठीक है, और इंपॉर्टेंट हर्ब्स, और बट ऑब्वियस वुड हमें मिलती है। तो अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट जितनी वुड की जरूरत होती है उतनी ही वुड जो है आपकी यूज करी जाती है, सॉरी उतनी ही वुड की जो है कटिंग होती है। लेकिन कुछ इलीगल स्मगलर्स होते हैं जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर, यू नो इंडिया में कितना ज्यादा करप्शन है, ठीक है। सो करप्शन हर जगह पर है इंडिया में और हर फील्ड में है, ठीक है। गवर्नमेंट चेंज होती है, सरकार चेंज होती है, तो थोड़ा सा करप्शन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ टाइम तक थोड़ा सा सुधार रहता है। जब नई सरकार आती है, नई गवर्नमेंट आती है, तो थोड़ा सा ऑफिसर्स वगैरह जो हैं कुछ चीजों को लेके जो है वो डरते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो लोग सभी फिर, मतलब गवर्नमेंट भी उसी ढर्रे पे आ जाती है। गवर्नमेंट भी इतना ज्यादा हर एक चीज में घुस के नहीं देख सकती कहाँ करप्शन हो रहा है, स्कूल में हो रहा है, कॉलेज में हो रहा है, ऑफिस में हो रहा है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स डिपार्टमेंट में हो रहा है, या रेलवे में हो रहा है, या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हो रहा है। और अकॉर्डिंग टू द कि अगर हम ये देखें ऑल ओवर इंडिया कि सबसे ज्यादा करप्शन किस डिपार्टमेंट में है, किस फील्ड में है, तो पुलिस में देखा जाता है। ये पुलिस में जो है सबसे ज्यादा करप्शन जो है पाया जाता है, ठीक है। और पुलिस के अलावा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे सबसे ज्यादा करप्शन होता है, ओके। सो यहाँ पे कुछ स्मगलर्स वगैरह होते हैं जो कि इलीगल तरीके से फॉरेस्ट को कट करके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं उनके साथ मिल जाते हैं, उन्हें लाखों करोड़ों रुपया जो है वो दे देते हैं। और जो इंपॉर्टेंट ट्रीज की जो लकड़ियां होती है, वुड होती है, टिम्बर हो गया, शीशम हो गया, चंदन हो गया, चंदन क्योंकि बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है चंदन, और चंदन बहुत ही इंपॉर्टेंट वुड है हमारी कंट्री की, तो इस तरीके की कुछ इंपॉर्टेंट लकड़ियां जो है वो काट वाट के ले जाते हैं, ठीक है। सो दैट इज व्हाई दे आर रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इसलिए फॉरेस्ट को जो है बहुत ज्यादा मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेज जो है गवर्नमेंट ने करार दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी फॉरेस्ट की, वो है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ठीक है। कौन से फॉरेस्ट हैं जो स्पेशली प्रोटेक्ट किए गए हैं, तो वो है ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया, जितना हमारी कंट्री में जितने भी टोटल फॉरेस्ट हैं पूरा, अब देखो टोटल फॉरेस्ट में, अब देखो यहाँ पर जो बोला है उन्होंने रिजर्व्ड किया है, ठीक है, कि टोटल फॉरेस्ट में से कम आधे से ज्यादा जो है वो रिजर्व फॉरेस्ट है। उसके बाद फिर टोटल फॉरेस्ट में से ही 1/3 यानी आधे से भी ज्यादा, ठीक है, ऑलमोस्ट 1/3 एरिया इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, 1/3 एरिया जो है वो हमारा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आता है। एंड दिस फॉरेस्ट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम फर्दर डिप्लीशन, और इस फॉरेस्ट को जो है इसलिए प्रोटेक्ट किया गया है क्योंकि आगे चल के नेचर में किसी तरीके का अगर कुछ ब्लंडर होता है, मीन्स टू से नेचर अपना, कहते हैं ना प्रकृति जब अपना कहर कहीं जब ढाने लग जाती है तो बहुत ज्यादा, मतलब ना स्ट्रॉम, तूफान और ये सारी चीजें जैसे होती है, तो वही बोला गया कि अगर कहीं कुछ फर्दर कुछ डिप्लीशन होता है तो कम से कम हमारे पास फॉरेस्ट इस हिसाब से हैं कि जो पेड़ हैं और जो फॉरेस्ट है नेचुरल किसी भी तरीके के डिजास्टर को रोकने में
हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज वाई रिटर्न ओवर हियर फॉरेस्ट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम फर्दर डिप्लीशन। अगर आगे किसी तरीके का डिप्लीशन हो तो इसलिए आगे फ्यूचर के लिए हमारे पास गवर्नमेंट ने जो है ये 1/3 फॉरेस्ट जो है वो प्रोटेक्टेड श्रेणी में डाला हुआ है, कैटेगरी में डाला हुआ है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं अनक्लास्ड फॉरेस्ट। अब ये अनक्लास्ड फॉरेस्ट जो है कौन सी वाला का नाम है? सो लेट्स सी कि अनक्लास्ड फॉरेस्ट जो है वो क्या है। सो दीज आर अदर फॉरेस्ट एंड वेस्ट लैंड बिलोंगिंग टू गवर्नमेंट। ये अदर फॉरेस्ट है, दूसरे फॉरेस्ट है, कुछ इसमें वेस्ट लैंड भी आते हैं जो कि किसी यूज में नहीं है, ठीक है। ऐसी जंगल झाड़ियां, जंगल है वो उस टाइप के फॉरेस्ट, मतलब बहुत लंबे लंबे जैसे फॉरेस्ट नेचुरल आपने डिस्कवरी देखते हो, नेशनल ज्योग्राफिक देखते हो, आप ये सारे चैनल्स देखते हो, नहीं देखते हो तो देखा करो। आई ऑलवेज टोल्ड माई स्टूडेंट कि नेशनल ज्योग्राफिक डिस्कवरी आप जरूर देखा करो, ठीक है। सो अगर आपने उसमें देखा होगा कि कई बार वाइल्ड लाइफ के बारे में दिखाते हैं कि जंगलों में वाइल्ड एनिमल्स की लाइफ कैसे वो लोग स्पेंड करते हैं, किस तरीके से वो शिकार करते हैं, कैसे वो रहते हैं, उनके बच्चे, और कैसे वो बड़े होते हैं। शेर की लाइफ के बारे में एक वाइल्ड एनिमल है दिखाते हैं, नेशनल ज्योग्राफिक डिस्कवरी में बहुत आता है, ठीक है। सो आई सजेस्ट यू कि आप जरूर देखा करो, बहुत सारी चीजें उससे जो है आपकी क्लियर होंगी, ठीक है। बहुत सारी आपको ये फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ ना, ये अगर आप वो देख लोगे, चैनल्स देख लोगे, तो आपको फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को स्टडी इतना डीपली स्टडी करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस थोड़े बहुत डाटाज हैं जो कि आपको स्टडी करने पड़ेंगे, नॉट मोर देन दैट, ओके। सो कुछ उसमें फॉरेस्ट मतलब कुछ बेसिकली फॉरेस्ट इस टाइप के हैं, जैसे बहुत लंबे लंबे ट्रीज हैं, जैसे मैं अभी बता रही थी, बहुत लॉन्ग ट्रीज हैं, बड़े बड़े ट्री हैं कि वो सन की रेज जो है वो अंदर तक नहीं आती है, जैसे सुंदरबन के फॉरेस्ट है, ठीक है। जो सुंदरबन के फॉरेस्ट है, या अमेजोन के फॉरेस्ट अगर हम ले लेते हैं, तो अमेजोन के फॉरेस्ट अगर हम ले लेते हैं, ठीक है। सो तो अमेजोन के जैसे जो फॉरेस्ट है, घने जंगल है, तो वो घने जंगल ना होके कुछ उस तरीके के फॉरेस्ट ना होके कुछ अलग तरीके के भी फॉरेस्ट हैं, जहाँ पे छोटे ट्रीज हैं, छोटे पेड़ हैं, जंगल झाड़ियां हैं छोटी छोटी, और छोटे एनिमल्स रहते हैं, लाइक फॉक्स हो गया, वोल्फ हो गए, ठीक है। वोल्फ भी बहुत कमी हैं होंगे, फॉक्स वगैरह, मतलब वो उतने घने जंगल नहीं है जहाँ पे टाइगर, लायन और ये सारे रह सकें, ठीक है। टाइगर और लायन बेसिकली बहुत ज्यादा जो घने जंगल होते हैं, जिस तरीके से सुंदरबन के, अमेजोन के जंगल है, वहां पर ये ज्यादा रहना जो है प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो ये वो वेस्ट लैंड है, वो अदर फॉरेस्ट है जहां पर क्या है, आपके छोटे एनिमल्स रहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, आपके क्या बताया, फॉक्सेस हो गए, ठीक है, और छोटे छोटे जो भी एनिमल्स हैं, कैट हो गए, और जो वाइल्ड पिग हो गया, ठीक है, वाइल्ड बिफेलो हो गया, इस तरीके के जो एनिमल्स, छोटे मोटे एनिमल्स जो रहते हैं, तो ये वो एरिया है फॉरेस्ट का, ठीक है। एंड वेस्ट लैंड बिलोंगिंग टू गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट को बिलोंग करता है, ठीक है, बिलोंगिंग टू गवर्नमेंट, प्राइवेट इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज। तो ये जो वेस्टलैंड है, ये जो वेस्टलैंड है, ये कुछ वेस्टलैंड तो गवर्नमेंट को बिलोंग करता है, गवर्नमेंट का एरिया होता है कुछ, और कुछ जो है कई बार क्या होता है, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल का भी हो सकता है वो एरिया, वेस्टलैंड उसने ऐसे ही छोड़ रखा है, ठीक है, कि कभी कुछ फैक्ट्री सेटअप करने का मन किया तो यहाँ फैक्ट्री सेटअप कर लेंगे, या कोई इंडस्ट्री डाल लेंगे, लेकिन वो जमीन किसी प्राइवेट इंडिविजुअल पर्सन की है, ठीक है, या गवर्नमेंट की जमीन भी होती है वेस्टलैंड, एंड समटाइम ऑल्सो दैट वेस्ट लैंड और दैट फॉरेस्ट एरिया इज बिलोंग्स टू अ कम्युनिटीज, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि विलेज के कुछ लोग होते हैं, विलेज का ग्रुप होता है, और उस तो ग्रुप ऑफ विलेजेस, सॉरी, ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन अ विलेज, विलेज में कुछ लोगों ने मिल के, कई बार क्या होता है, वो वेस्टलैंड या वो जमीन, जंगल की जमीन जो है वो उन लोगों के नाम पर होती है, तो दैट इज वाई वो एक मतलब ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है। तो दैट इज वाई इट इज रिटन कम्युनिटीज, ठीक है। कुछ कई बार इस तरीके के जो वेस्टलैंड होते हैं वो कुछ कम्युनिटीज को बिलोंग करते हैं, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को बिलोंग करते हैं, ठीक है, उनकी वो जमीन होती है, तो वो ग्रुप ऑफ पीपल मतलब किसी एक पर्सन की इतनी वो नहीं हो पाती है कई बार कि वो एक पर्टिकुलर पर्सन ले पाए। सो वो लोग क्या करते हैं कि भाई 4-5 गांव के जो है 5-6 लोग ने मिलके जमीन ले ली कि भाई कभी कुछ होगा, हम अपने विलेज को आगे बढ़ाएंगे, या और हाउसेस बन सकते हैं, स्कूल्स बन सकते हैं, हम स्कूल बना सकते हैं यहाँ पर विलेज को, मतलब ये जो वेस्टलैंड पड़ा हुआ है, छोटी मोटी जंगल झाड़ियां हैं, इसको काट पीट के हम यहाँ पर स्कूल का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, या कुछ और इंडस्ट्री फैक्ट्रीज वगैरह हम यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज वाई रिटर्न ओवर हियर कि यहाँ पर ये जो एरिया होता है आपका अनक्लास्ड फॉरेस्ट, जो अनक्लास्ड फॉरेस्ट है वो या तो वेस्टलैंड है, बिलोंग्स टू अ गवर्नमेंट का होता है, या किसी प्राइवेट इंडिविजुअल का होता है, और इधर किसी कम्युनिटी का होता है, ठीक है। सो ये हो गई हमारी 3 कैटेगरी फॉरेस्ट के बारे में, ठीक है। ये 3 कैटेगरी में फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है, फॉरेस्ट को डिवाइडेड किया गया है। नेक्स्ट हम आते हैं कम्युनिटी
कंजर्वेशन, ठीक है, कम्युनिटी कंजर्वेशन पे आते हैं। कम्युनिटी कंजर्वेशन क्या है? कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, सॉरी, कम्युनिटी क्या है, कंजर्वेशन क्या है? सो इन इंडिया लोकल कम्युनिटी अलोंग विद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आर स्ट्रगलिंग टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। अच्छा, क्या है कि हमारे इंडिया में कुछ लोकल कम्युनिटीज हैं अलोंग विद द गवर्नमेंट ऑफिशियल, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के साथ, मतलब कुछ ऐसी लोकल कम्युनिटी है जो गवर्नमेंट के साथ मिलके, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कह लो या गवर्नमेंट के साथ मिलके कह लो, गवर्नमेंट के साथ मिलके वो जो है स्ट्रगल कर रही हैं, ठीक है। आर स्ट्रगल किस चीज के लिए कर रही है? स्ट्रगल कर रही हैं वो कंजर्व द वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, यानी कि हमारे जंगली जो जानवर हैं और जो जंगल है, स्पेशल ट्रीज हमारे फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, वो सिर्फ ऐसी जंगल नहीं है, ठीक है, या फालतू की ट्री नहीं है हमारे जंगलों में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं हमारे फॉरेस्ट में। सो उन फॉरेस्ट की में हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को जो है वो लोग कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, यानी कि कोशिश कर रहे हैं, उसको कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो कुछ ऐसी लोकल कम्युनिटीज है। सो इसीलिए यहाँ पर ये दिखाया बताया है, टॉपिक है हमारा कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन की। कम्युनिटीज जो है हमारे इंडिया की, कुछ लोकल कम्युनिटीज जो है वो किस तरीके से वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट को जो है कंजर्व करने की कोशिश कर रही हैं, किस तरीके से चाह रही हैं कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बना रहे, ठीक है, और वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को हम कंजर्व कर सके। सो इसमें से कुछ है जो यहाँ दिखाया है। इन सरिस्का टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व जो सरिस्का का टाइगर रिजर्व है, जहाँ पे टाइगर्स बेसिकली पाए जाते हैं, और ये रिजर्व जो है रखा गया है टाइगर के लिए, ये एरिया पूरा टाइगर्स के लिए रिजर्व किया गया, दैट इज व्हाई इट्स नेम सरिस्का टाइगर रिजर्व, ठीक है, टाइगर्स के लिए रिजर्व किया गया है, जो कि राजस्थान में है। विलेजर्स हैव फॉट अगेंस्ट माइनिंग बाई साइटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो यहाँ पर क्या हो रहा था? माइनिंग बहुत धड़ल्ले से हो रही थी, खुदाई, जो अंदर से कोयला, गोल्ड और डायमंड्स निकाले जाते हैं माइनिंग करके, ठीक है। तो विलेजर्स जो थे वहां के, उस जगह के जहां पर टाइगर रिजर्व है, उसके आसपास बहुत दूर 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 पे, बहुत ज्यादा दूर दूर पे विलेजेस हैं, और उसी के आसपास जो है माइनिंग शुरू हो गई, खुदाई शुरू हो गई, और वो जो है वो प्राइवेट माइनर्स होते हैं, वो गवर्नमेंट की तरफ से खुदाई नहीं हो रही थी, वो प्राइवेट होते हैं, प्राइवेट किसी इंडिविजुअल, किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन या कोई किसी पॉलिटिशियन की जो है जमीन होगी, ठीक है, उसको पता लगा, वो जमीन भी उसने इसलिए खरीदी होगी क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पर कोल फाउंड है, यहाँ पर कोल जो है नीचे, या डायमंड की खान है, डायमंड मिलने की उम्मीद है, किसी जो इंजीनियर होगा उसने बताया होगा उसको, ठीक है। और मे बी कोई जो इंटीरियर की, अर्थ के इंटीरियर की जो स्टडी करते हैं, ठीक है, ज्योग्राफर्स वगैरह कोई ना कोई होंगे जिन्होंने बताया होगा, उसने पता करवाया होगा कहीं से, कोई जमीन भी उसने इसीलिए खरीदी होगी माइनर ने। अब वो कोई बिजनेसमैन भी हो सकता है, इट ऑल्सो बी पॉलिटिशियन भी हो सकता है, कोई लीडर भी हो सकता है, कोई बॉलीवुड एक्टर भी हो सकता है, एनीबडी, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हो सकते हैं। तो उन्होंने वो जमीन खरीदी क्योंकि दे नो ऑलरेडी कि यहाँ पर कुछ है जमीन के नीचे, और उन्होंने माइनिंग करवाना, खुदाई करवाना शुरू कर दी, ठीक है। तो वहां के जो विलेजर्स थे उन्होंने उस माइनिंग के अगेंस्ट गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो है वहां पे लड़ाई करी कि यहाँ पर माइनिंग नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर टाइगर रिजर्व है, टाइगर की ये जगह स्पेशली रिजर्व करी गई है उनके लिए, क्योंकि माइनिंग के दौरान बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, बहुत सारे खतरनाक मिनरल्स भी जमीन में से बाहर आते हैं, और गैसेस बहुत ज्यादा निकलती है, बहुत खतरनाक गैसेस निकलती हैं, और वो गैसेस जब एयर में ऑब्वियसली घुलेंगी तो वो एयर को पॉल्यूट करेंगे, एंड दैट इज टू बी कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन होगा तो एयर पॉल्यूशन की वजह से जो हमारे टाइगर रिजर्व्स हैं, जो हमारे टाइगर्स हैं, उनको प्रॉब्लम होगी, वो मर भी सकते हैं, ठीक है। सो विलेजर फोर्ड अगेंस्ट माइनिंग बाय साइटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो गवर्नमेंट ने बनाया था, उसके तहत वहां के विलेजर्स ने जो है माइनर्स से जो है लड़ाई करी, बहुत टाइम तक उनके साथ लड़ाई करी, और लड़ाई करने के बाद आखिरकार वो जीते, और गवर्नमेंट ने वो जमीन जो है ऑब्वियसली वहां पे माइनिंग वगैरह जो है वो बंद करवा दी जाती है, गवर्नमेंट अपने अंडर में जमीन ले लेती है, ठीक है। नेक्स्ट है द इनहैबिटेट ऑफ अलवर डिस्ट्रिक्ट। अलवर डिस्ट्रिक्ट में भी इनहैबिटेंट्स हैं ऑफ राजस्थान, राजस्थान के इनहैबिटेंट्स रहते हैं, हैव डिक्लेयर 1200 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट as the Bhairodev Dakav Sanctuary sanctuary है, okay, declaring their own rules which don't allow hunting and poaching। अलवर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, जहां पे कुछ इनहैबिटेंट्स जो है वहां पर रहा करते हैं, यानी कि कुछ एनिमल्स और कुछ बर्ड्स वगैरह वहां पर आया जाया करती हैं, ठीक है। हैव डिक्लेयर, तो वहां पे जो राजस्थान की गवर्नमेंट है उसने जो वहां के पीपल्स हैं, वहां के जो इनहैबिटेंट है, जो वहां पर जो लोग जो है रहते हैं जगह पर अलवर डिस्ट्रिक्ट में, तो उन्होंने 1200 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट का जो लैंड है एज द भैरोदेव दकाव सेंचुरी, ठीक है, ये भैरोदेव दकाव सेंचुरी है,
तो सेंचुरी है तो वहां पे बर्ड्स भी हैं, ठीक है, वहां पे और छोटे मोटे और कुछ ऐसी स्पीशीज के भी एनिमल्स रहते हैं जो कि एंडेंजर भी हो सकते हैं, ठीक है। सो उन्होंने क्या किया, डिक्लेयरिंग देयर ओन रूल, वहां पर उन्होंने अपने खुद के अपने रूल्स जो है लगाए हैं विच डोंट अलाउ हंटिंग एंड पोचिंग, जो कि किसी को भी वहां पर हंटिंग और पोचिंग के लिए अलाउ नहीं करती। अगर कोई भी जाता है वहां हंटिंग एंड पोचिंग के लिए तो वहां के जो लोग हैं, क्योंकि उन्होंने अपने खुद के रूल्स बनाए हुए हैं उस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो अपने रूल्स बनाने का मतलब ये होता है कि उन्होंने अगर अपने रूल्स बनाए हैं उस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर कोई भी वहां पे हंटिंग के लिए आएगा तो उनके रूल के अकॉर्डिंग वो लोग डायरेक्ट जो है वो ऐसे इस तरीके के पर्सन को जो वो लोग डायरेक्टली मार देते हैं, ठीक है। तो ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इज द चिपको मूवमेंट इन द हिमालय हैज सक्सेसफुली रेसिस्टेंट डिफॉरेस्टेशन। उसके बाद चिपको मूवमेंट कहाँ से, उत्तराखंड वगैरह से यहाँ से स्टार्ट हुआ था, हिमाचल वगैरह उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ था पहले, ठीक है। अभी जो इनके फेमस जो वो थे, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, बहुत टाइम तक मेरे को नाम बहुत अच्छे से ध्यान था, किसने जो है चिपको मूवमेंट स्टार्ट किया था, सुंदरलाल बहुगुणा, यस याद आ गया, ओके। चिपको मूवमेंट स्टार्टेड बाय सुंदरलाल बहुगुणा ने स्टार्ट किया था उत्तराखंड से, ठीक है। चिपको मूवमेंट बेसिकली ट्रीज को बचाने के लिए था, क्योंकि एट दैट टाइम वो जो चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ था उत्तराखंड में, सुंदरलाल बहुगुणा ने जो स्टार्ट किया था वो ब्रिटिशर्स के टाइम का था। उस समय ब्रिटिशर्स कटिंग ऑफ ट्रीज बहुत भयंकर तरीके से चल रही थी। देश आजाद हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, उसके बाद भी ट्रीज की कटिंग बाय द इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू चल रही थी, ठीक है। तो चिपको मूवमेंट बेसिकली सेकंड जो यहाँ पर कम्युनिटी है जो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहती है, कंजर्व करना चाहती है, ठीक है। तो चिपको मूवमेंट इन द हिमालय सक्सेसफुली रेसिस्टेंट डिफॉरेस्टेशन, यानी चिपको मूवमेंट जो था वो सुंदरलाल बहुगुणा ने स्टार्ट किया था आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। ब्रिटिशर्स के टाइम पे तो वैसे बहुत ज्यादा कटिंग ऑफ द ट्रीज चल रही थी, कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट चल रहा था, बिकॉज ऑल द ट्रीज और जितने भी ट्रीज से बने हुए प्रोडक्ट्स थे वो अपनी कंट्री में वहां पर बनाते थे, ठीक है। सो टिम्बर, सैंडलवुड, ये सारी चीजें जो है, देवदार की लकड़ी बहुत यूजफुल होती है, ये सारी चीजें वो इंग्लैंड जो है यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे इंडिया से, ठीक है। सो वो कटिंग ऑफ द ट्रीज वो चलती चली गई, होता गया, फॉरेस्ट कट होते गए और इंडिपेंडेंस के बाद भी कटिंग ऑफ द ट्रीज नहीं रुकी थी, ठीक है। और कटिंग ऑफ द ट्रीज नहीं रुकने की वजह से ये हुआ कि भाई 1973 में जो गढ़वाल के जो लोग थे, पीपल थे, उन्होंने फॉरेस्ट को ना काटने के लिए जो है बहुत ज्यादा काटने के लिए विद्रोह किया, ठीक है, मूवमेंट किया, और उन्होंने क्या किया, ट्रीज से वो जाके जो है वो चिपक जाते थे, ठीक है। अब ट्रीज से वो ऐसे करके चिपक जाते थे, ठीक है, ताकि जो है ये लोग जब मतलब ट्रीज काटने, जो इलीगल तरीके से जो ट्रीज काटे जाते हैं या लीगल तरीके से गवर्नमेंट भी अगर काट रही है ट्रीज को, तो वो जो है ना काटे, ठीक है। तो उन्होंने ट्रीज को जो है हक करना शुरू कर दिया, सारे ट्रीज को हक करना शुरू कर दिया, और दैट इज टू बी कॉल्ड एज चिपको मूवमेंट, और जो कि स्टार्ट हुआ था 1973 में आपका। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जिससे कि आपको याद रहेगा, ठीक है। 1973, ये स्लो इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं ये पेन से यूज नहीं कर रही हूँ, मैं हाथ से यूज कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है इसको लिखने में, ठीक है। सो 1973 में ये हुआ, और सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको मूवमेंट को जो है वो स्टार्ट किया था, ठीक है। सो काफी सक्सेसफुल रहा ये, और गवर्नमेंट ने फाइनली, इंदिरा गांधी एट दैट टाइम 1973, तो उन्होंने जो है कटिंग ऑफ द ट्रीज पे बैन लगा दिया था, ठीक है, कि ट्रीज को काटा नहीं जाएगा, बैन फॉर द ट्री। नाउ नेक्स्ट इज द फार्मर एंड सिटीजंस ग्रुप लाइक द बीज बचाओ आंदोलन, टेहरी इज नेम ऑफ अ प्लेस जो कि आपकी उत्तराखंड में है, गढ़वाल साइड में, ठीक है। एंड नवादाना have shown that adequate level of the diversified crops can be produced without the use of chemical. फार्मर और सिटीजन्स ने इस चीज के खिलाफ आंदोलन किया, बीज बचाओ आंदोलन। तो बीज बचाओ आंदोलन में क्या था कि जो बीज बचाओ आंदोलन एंड नवदान्या, ठीक है, नवदान्या, हाँ। सो ये दो चीज थी, इसमें क्या था, हैव शोन द एडिक्वेट लेवल ऑफ द डाइवर्सिफाइड क्रॉप, जो डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स हैं कैन बी प्रोड्यूस विदाउट द यूज ऑफ केमिकल, यानी कि जो बीज, वो अपने जो बीज थे वो बचाना चाहते थे। सो बीज बचाने के लिए उन्होंने जो भी क्रॉप्स थी उन क्रॉप्स को जो है एज इट इज उन क्रॉप्स को यूज करने के लिए बोला, जो कि जैसी क्रॉप्स हैं उनके पास, जैसे बीज हैं उनके पास, ठीक है, जिस तरीके के बीज हैं वैसी क्रॉप्स उन्होंने बोला कि हम ग्रो करेंगे विदाउट द यूज ऑफ, मतलब किसी भी तरीके का फर्टिलाइजर्स और केमिकल जो है वो हम इसमें यूज नहीं करेंगे, ठीक है, ठीक है, किसी भी तरीके का केमिकल फर्टिलाइजर्स जो कि क्रॉप में यूज होता है तो वो हम यूज नहीं करेंगे ना। डाइवर्सिफाइड क्रॉप कैन बी प्रोड्यूस, डाइवर्सिफाइड क्रॉप जो है उसमें यूज होगी विदाउट द यूज ऑफ एनी केमिकल, किसी भी तरीके का, मीनिंग ग्रोइंग मोर देन वंस क्रॉप इन अ एरिया, मतलब किसी भी एरिया में एक से ज्यादा क्रॉप हम ग्रो कर सकते हैं, ठीक है।
डाइवर्सिफाइड क्रॉप आपको पता लग गया होगा कि डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स क्या होती हैं. सो डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स कैन बी प्रोड्यूस विदाउट द यूज ऑफ केमिकल्स. केमिकल्स का यूज जो है नहीं होगा. डाइवर्सिफाइड क्रॉप वो होती है कि जिसमें हम जो है मोर देन वन क्रॉप जो है हम अपनी यूज कर सकते हैं, एक से ज्यादा क्रॉप जो है हम यूज कर सकते हैं, या फिर हम डिफरेंट स्पीशीज की क्रॉप यूज कर सकते हैं, डिफरेंट species of crop हम यूज. डाइवर्सिफिकेशन कैन बी अकॉम्प्लिश्ड बाय एडिंग न्यू क्रॉप स्पीशीज. नई क्रॉप की नई क्रॉप मतलब क्रॉप की जो नई स्पीशीज है वो हम ग्रो कर सकते हैं वहां पर फील्ड में, ठीक है. और डिफरेंट वैरायटी या अलग अलग वैरायटी, यानी एक बार हमने गेहूं बोया तो दूसरी बार हमने चावल बो दिया. तो चावल में बहुत सारे आपको पता ही है डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज के राइस होते हैं. बासमती राइस अलग होता है और कुछ और भी वैरायटीज, अभी तो मुझे खैर बासमती पता है. और एक छोटा चावल होता है वो अलग उसकी वैरायटी होती है. तो अलग अलग वैरायटी की क्रॉप जो है ग्रो करेंगे. तो फार्मर्स ने इसके खिलाफ जो है यहाँ पर आंदोलन किया था, ठीक है. और बाय द चेंजिंग क्रॉपिंग सिस्टम करंटली इन यूज, या जो अभी टाइम पीरियड में जो क्रॉप को ग्रो करने का जो सिस्टम चल रहा है उस क्रॉपिंग सिस्टम को हम चेंज करेंगे. कौन सा क्रॉपिंग करें? रोटेशनल करेंगे कि एक बार व्हीट तो एक बार राइस तो एक बार कुछ कोई और क्रॉप वेजिटेबल्स ग्रो कर देंगे या कुछ और हम कर देंगे, यानी रोटेशन ऑफ क्रॉप्स हम करेंगे, ठीक है. तो इसके खिलाफ इन्होंने जो है आंदोलन किया था, बीज बचाओ आंदोलन. जिससे क्या होगा कि सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो बनी रहती है और एक ही क्रॉप को अगर हम बार बार उसी फील्ड पे अगर हम ग्रो करते हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि उस क्रॉप को जो केमिकल्स चाहिए होते हैं, सॉरी जो न्यूट्रिएंट्स सॉइल में से चाहिए होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स अगर हम बार बार वही क्रॉप ग्रो करेंगे तो वो न्यूट्रिएंट्स पूरी तरीके से जो है वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है. सो ये इनका मूवमेंट था और ये थी आपकी पूरी कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, ठीक है. कम्युनिटी और कंजर्वेशन के बारे में. नेक्स्ट हमारा टॉपिक खत्म होता है यहीं पर, ठीक है. सो आई होप आपको ये चैप्टर जो है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. सो इफ यू वांट पीडीएफ तो आप इस वीडियो के साथ, इस पीडीएफ के साथ आप अपने पर्सनल नोट्स जो है वो बना सकते हैं, ठीक है. बिकॉज आई एम नॉट, आई डोंट बिलीव टू गिविंग द पीडीएफ प्रॉपर पीडीएफ नोट्स टू द स्टूडेंट्स. इस पर मैं बिलीव नहीं करती हूँ, ठीक है. आप यहाँ से अपना पीडीएफ, ये जो यहाँ पर मैंने जितने भी ये पीडीएफ डाली हुई है आप इसे उठाइए, ठीक है, और एनसीईआरटी की बुक लीजिए और उसके अकॉर्डिंग और इन पीडीएफ के अकॉर्डिंग इफ यू वांट आप अपने खुद के एक्स्ट्रा अलग नोट्स बना सकते हैं. और इधर जो आपकी टीचर, आपकी जो सब्जेक्ट टीचर है, जो भी आपको वो नोट्स दिखाती है उसे वेरीफाई कर सकते हैं, यहाँ के पीडीएफ को वेरीफाई कर सकते हैं. मैप्स आपको जरूर से देखने हैं, ठीक है. और साथ ही साथ जो है आप अपने एनसीईआरटी को जो है प्रेफर करें. एनसीईआरटी में आप देख के नोट्स जो है प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है. तो ये जो आपको यहाँ पे जो पीडीएफ दिख रही है वो मैंने लिमिटेड रिसोर्सेज से, मतलब लिमिटेड चीजें जो जरूरी हैं उसके अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही है जो है पीडीएफ बनाई हुई है. तो आप इससे जो है अपने नोट्स जो है प्रिपेयर, अपने खुद के पर्सनल नोट्स प्रिपेयर करिए. वो लर्न करने में ज्यादा ईजी रहता है, ज्यादा अच्छे से वो आपके लर्न होते हैं, ठीक है. सो हियर योर चैप्टर इज कंप्लीट एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ क्वेरीज, एनी काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, प्लीज राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, ओके. And if you didn't subscribe the channel, for sure subscribe the channel and share it with your friends. आपके जो juniors हैं, क्योंकि अब सेशन खत्म होने वाला है and अप्रैल से I'll going to start a new session. तो अभी यहाँ पर इस सेशन खत्म हो जाएगा मार्च के बाद, 10th और 12th का सेशन बाद में स्टार्ट होगा. लेकिन आपके जो भी जूनियर्स हैं, 9 से जो बच्चे 10th में गए हैं, 10th से जो बच्चे 11th में गए हैं, so please prefer my channel for specially social study of class 7th, 8th, 9th, 10th एंड ज्योग्राफी 11th एंड 12th के लिए. आप लोग प्लीज प्रेफर करिएगा अपने जूनियर्स को ये चैनल्स के लिए, मेरे चैनल के लिए. और अगर कोई भी ज्योग्राफी पढ़ने में इंटरेस्टेड है 11th 12th में अगर उसके पास ह्यूमैनिटीज है और ज्योग्राफी पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो प्लीज आप मेरे चैनल के लिए जरूर प्रेफर करिएगा. तो यहाँ पर आपको सारे नोट्स अवेलेबल होंगे, पीडीएफ मिलेगा आपको, लेकिन आपको अपने खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है. और आप अगर एज इट इज यहाँ पर जो पीडीएफ अवेलेबल है उसके थ्रू आप जाना चाहते हैं तो आप उससे भी स्टडी कर सकते हैं. 11th 12th के लिए स्पेशल बैचेस हैं ज्योग्राफी के लिए. सो टिल देन वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो इन आवर नेक्स्ट सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स और इकोनॉमिक्स. हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे. सो टिल देन बाय बाय एंड गुड लक ऑल ऑफ यू.